हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में। आज हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस हैं दे आर मेनली फ्रॉम द करंट अफेयर्स। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दैट इज़ टेकन फ्रॉम 2020 प्रीलिम्स एंड द आइडिया इज़ कि आपको थोड़ा सा तरीका समझ में आ जाए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हमें उन्हें कैसे अप्रोच करना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि यू विल एक्चुअली बी एबल टू रीड न्यूज़पेपर्स इन अ वे दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर क्रैकिंग द एग्ज़ाम। ठीक है, आप न्यूज़पेपर को वैसे ही पढ़ना शुरू कर देंगे, जो आर्टिकल्स हैं उनको वैसे ही पढ़ना शुरू कर देंगे जैसे कि एग्ज़ाम के लिए रिक्वायर्ड है, राइट? बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क along with hard work, right? उसके बाद once you are done with the video, आप अपना स्कोर जो भी है उसे कमेंट्स में ज़रूर लिख दें। सो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अब ये 2020 का क्वेश्चन था। 2020 में आई वुड से कि जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस थे दे वर मीडियम टू टफ। कुछ क्वेश्चंस थे, 2-3 क्वेश्चंस ही थे जो बहुत ईजी थे, डायरेक्ट थे। बाकी क्वेश्चंस रिक्वायर्ड एप्लीकेशन और मल्टीपल चॉइसेस थी, मल्टीपल ऑप्शंस थी। तो आपको ना एज इन लाइक कुछ ऑप्शंस को एक्सक्लूड करने के लिए एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट थी। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को ही देखें, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज इज़ वेल नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सब स्पीशीज ऑफ द इंडियन स्वॉर्म डियर बारहसिंगा दैट थ्राइव्स वेल इन हार्ड ग्राउंड एंड इज एक्सक्लूसिवली ग्रामिनीवोरस। अब इसमें सब कुछ लैंग्वेज सिंपल है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ग्रामिनीवोरस का हो सकता है मतलब ना पता हो, यू माइट गेट इंटिमिडेटेड, बट इसकी इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। वैसे ग्रामिनीवोरस का मतलब होता है एक एनिमल जो ग्रास के ऊपर फीड करता है, राइट? इसमें सिंपल इतना पूछा गया है कि इंडियन स्वॉर्म डियर बारहसिंगा कहाँ पे, किस प्रोटेक्टेड एरिया में आपको मिलेगा। ऑप्शंस है कान्हा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, मुडुमलाई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ताल चौपर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। अब आई हैव सेड दिस कि जो स्टेट एनिमल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स के, जस्ट गो थ्रू देम वंस, इट माइट हेल्प यू इन वन क्वेश्चन एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज क्वेश्चंस। बारहसिंगा न्यूज़ में था, मैं ये नहीं कहूँगी कि 2019 में छाया हुआ था, लेकिन ये न्यूज़ में रहता है। बारहसिंगा इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश। वहाँ पे एक मैस्किट भी है जो, इनफैक्ट इसका जो आंसर है, अगर आपको आता है वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो इसका जो आंसर है वो कान्हा नेशनल पार्क है। अब देखो, जो बारहसिंगा है ना, इंडियन स्वॉर्म डियर, इतना तो आपको पता होना चाहिए अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो कि ये आपको मध्य प्रदेश में मिलता है। मध्य प्रदेश में जो कान्हा नेशनल पार्क है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स ऑल्सो, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क्स ऑफ मध्य प्रदेश, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट। यहाँ पे भूर सिंह वॉज डिक्लेयर्ड एज द मैस्कट ऑफ दिस नेशनल पार्क विच इज़ बेस्ड ऑन बारहसिंगा, राइट? तो अब कान्हा नेशनल पार्क इज़ नोन फॉर बारहसिंगा। अगर आपने थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ है तो आपको ये क्वेश्चन टफ नहीं लगना चाहिए। उसके बाद ना, जब हम मानस की बात करते हैं, मानस नेशनल पार्क आसाम में है, ठीक है। आसाम में जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिफरेंट है। वहाँ पे आपको पिग्मी हॉग मिलेगा जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, हिस्पिड हेयर असम रैबिट भी जिसे कहते हैं, जो इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ऐसे वाली स्पीशीज़ मिलती हैं। मुडुमलाई भी नहीं। अब ताल चप्पड़, अगर आपको पता है कि ये राजस्थान में है तो यू माइट गेट कन्फ्यूज्ड। वैसे यहाँ पे ब्लैक बक मिलता है, ठीक है, और ब्लैक बक हमने प्रीवियस प्रीमिक्स में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, यहाँ पे ब्लैक बक मिलता है। बट अगेन, अगर आप ब्लैक बक और बारहसिंगा में कन्फ्यूज्ड नहीं हो, कान्हा नेशनल पार्क वुड हैव बीन अ सिटर फॉर यू। ये काफ़ी ईजी हो जाता आपके लिए। लाइक आई सेड अगेन एंड अगेन, बारहसिंगा, Indian swarm deer and black buck, these are all type of antelopes and antelopes are important, ठीक है। बाकी जैसे हम टाइगर्स को इम्पोर्टेंस देते हैं वैसे ही हमें एंटीलोप्स को भी उनका ड्यू इम्पोर्टेंस देना है, ठीक है। सो इवन इफ़ यू डोंट नो कि कान्हा है, जो कि मुझे लगता है कि अगर आपने ठीक ठाक से तैयारी की है तो आपको पता होना चाहिए, मानस और मुडुमलाई तो रूल आउट आप कर सकते हो। ताल चप्पड़ में यू माइट गेट कन्फ्यूज्ड, बट अगेन
ये राजस्थान में है और ये ब्लैक बक के लिए फेमस है। क्योंकि जैसे ही बारासिंगा आता है ना तो आपको एमपी याद आना चाहिए, ठीक है। एमपी याद आ गया तो फिर कान्हा तो इज़ वेरी इजी बिकॉज यू नो कान्हा इज़ इन एमपी, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ हाउ बारासिंगा लुक्स। सो कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क है स्टेट का, एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व भी है। और यहाँ का स्टेट एनिमल बारासिंगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर्स में मिलता है। एंड इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया टू ऑफिशियली इंट्रोड्यूस अ मास्कट बूरसिंह द बारासिंगा, ठीक है। तो ये भी अगर आपने फैक्ट पढ़ा हुआ है एंड इफ़ यू आर एबल टू रिकॉल देन अगेन दिस क्वेश्चन वुड हैव बीन ईजी। सो यू नो मल्टीपल जगहों पे मल्टीपल फैक्ट्स आपने पढ़े होंगे, उनको कोलेट करना है, तभी आप एक आंसर को सही से मार्क कर सकते हो, ठीक है। अब किसी ने आपको स्पेसिफिकली बारासिंगा मध्य प्रदेश का आना ऐसे तो नहीं कराया होगा, है ना। सो इट इज़ ऑल एप्लीकेशन दैट गोज़ अराउंड। आई होप दिस इज़ क्लियर। Then the second question is regarding the Indians biennial update report. अब इसके रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट्स है। अभी आपको पता होगा कि इंडिया हर 2 सालों में एक बाइनियल अपडेट रिपोर्ट देता है। इट सबमिट्स इट टू दी UNFCCC, उसकी कमिटमेंट्स है जिसके तहत उसे हर 2 सालों में ये सबमिट करना है। तो अभी रिसेंटली फरवरी में इंडिया ने सबमिट की है BER 3। अब उसमें कुछ फैक्ट्स हैं, अगर आप चाहें तो आप इसकी जो समरी है, एग्जीक्यूटिव समरी है, उसको एक बार पढ़ लीजिए। कुछ भी सच नया नहीं है, बट यू कैन जस्ट गो थ्रू इट वंस एंड, है ना, आपको पता चल जाएगा। एनीवेज, यहाँ पे मैंने 2 फैक्ट्स निकालने हैं उसमें से। India's emission intensity of GDP has reduced by 24% between 2005 and 2016. India's installed capacity of solar energy is more than that of wind energy. यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए था। अब आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। अगेन इवन इफ आई वुड से कि ये मैंने BUR से लिए हैं, BUR 3 से लिए हैं, BER 3 से लिए हैं, लेकिन ये जो फैक्ट्स हैं ये आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। दे आर वेरी जेनरिक फैक्ट्स, ठीक है। तो इसका जो आंसर है आप मार्क कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज़ 1 ओनली, क्योंकि इंडिया ने अपनी जो इमिशन इंटेंसिटी है वो रिड्यूस करी है 24%, ठीक है। एंड इंडिया ने 25% का टारगेट दिया था 2020 तक, तो वो तो हम बहुत ईजीली हमने अचीव कर लिया होगा अब तक। देन इंडिया की जो विंड एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो आज भी ज़्यादा है कंपेयर टू सोलर एनर्जी। चाहे सोलर एनर्जी की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा इंस्टॉल हो रही है कंपेयर टू विंड, बट अगर हम क्यूमुलेटिव कैपेसिटी की बात करें, टोटल कैपेसिटी की बात करें, तो विंड एनर्जी की ज़्यादा है, ठीक है। अब लाइक आई सेड के थर्ड बाइनियल का मतलब होता है 2 सालों में एक बार, रिपोर्ट सबमिटेड टू यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड कि इंडिया की जो इमिशन इंटेंसिटी है वो 24% रिड्यूस हुई है 2005 से 2016 तक, बिकॉज उसी का डेटा है। और इंडिया ने जो एक वॉलंटरी डिक्लेरेशन दिया था कि वो इमिशन इंटेंसिटी को 25% तक कम करेगा फ्रॉम 2005 लेवल्स बाय 2024, हमें अचीव होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद ना इसमें ग्रीन हाउस गैसेस इन्वेंटरी है फॉर द ईयर 2016, ठीक है। 2016 में हमारी जो ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटरी है उसके बारे में इसमें बात की गई है कि हमने कितनी एमिशंस करी, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी एमिशंस थी, मीथेन की कितनी एमिशंस थी, ठीक है। अब देखो जो बाइनियल अपडेट रिपोर्ट है ये अपने आप में एक लेक्चर है, और हम अपने जो हमारा PCM बैच है उसमें BUR 2 हैज़ बीन कवर्ड, ठीक है, जब वो लास्ट टाइम आया था। तो अभी हम BUR 3 भी उसमें कवर कर देंगे। अगर मुझे टाइम लगा तो मैं आने वाले टाइम में 2 मिनट सीरीज़ में भी कोशिश करूँगी कि इसको फटाफट से एक बार कवर कर सकूँ। सो इट एक्चुअली शोज़ दैट कंट्री हैड इमिटेड 2.8 बिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें एनर्जी सेक्टर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है 75%। अब ये आपका एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो सकता है। इंडिया ने पहला जो BER था 2016 में सबमिट किया था, दूसरा 2018 में किया था। और अगर हम देखें तीनों रिपोर्ट्स में तो एक कंसिस्टेंट डिक्लाइन दिखता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो एमिशंस में कंट्रीब्यूशन है वो कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन में है, जबकि एनर्जी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग है। और
इंडस्ट्रीज और वेस्ट सेक्टर दे हैव रिमेन कांस्टेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट है, एग्रीकल्चर इज़ द मेन सोर्स ऑफ मीथेन एंड N2O इमिशंस। और मीथेन एमिशंस हमें पता है कि लाइफ स्टॉक से आती हैं, क्योंकि जो लाइफ स्टॉक है उनकी एंटेरिक फर्मेंटेशन होती है, उनके पेट में जो फर्मेंटेशन होती है, ठीक है, और पैडी कल्टीवेशन से आती है। तो लाइफ स्टॉक और पैडी से हमारे पास मीथेन आती है, वेयर एज N2O जो है वो फर्टिलाइजर से आती है। उसके बाद इफ़ वी यूज़ फर्टिलाइजर्स जुडिशली एंड वी डू क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मैन्योर मैनेजमेंट बेटर कर दे, तो हम इसको डिक्लाइन कर सकते हैं। और यही रीज़न है कि इट हैज़ एक्चुअली डिक्लाइंड ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स एंड इज़ कॉन्स्टेंटली डिक्लाइनिंग। एनर्जी सेक्टर लाइक आई सेड 75% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है वो मेजर चंक कॉन्ट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर 18%। सो अब जो ये BUR3 रिपोर्ट है, इट हैज़ गिवन डिटेल्स ऑन हाउ द शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल जैसे रिन्यूएबल और न्यूक्लियर in total installed capacity of electricity generation has increased to over 38%, ठीक है। लेकिन ये भी कहता है कि कोल कंजम्पशन हमारे देश में मतलब रहेगी। उसके बाद इंडिया 4th नंबर पे है ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की अगर हम बात करें। चाइना पहले नंबर पे है, US दूसरे पे और EU + UK तीसरे पे, ठीक है। एंड लास्टली अगर हम पर कैपिटा एमिशन की बात करें तो इंडिया 1/3 है ग्लोबल एवरेज पे, ठीक है। जितनी भी ग्लोबल एवरेज है बाय 3 हमें इंडिया का नंबर मिलता है, मतलब कम है, ग्लोबल एवरेज से भी हमारी पर कैपिटा एमिशन कम है। और US के तो 1/7 ही है, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हिस्टोरिकल पोल्यूटर्स। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी। इसके बारे में भी 2 स्टेटमेंट्स हैं। इट इज़ द fraction of applied nitrogen that is absorbed and used by the plant. A higher number denotes low wastage, ठीक है। सो ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, आपको अगेन बताना है इन दोनों में से कौन सी सही है। सो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी नाम से ही आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है एंड उसके बेसिस पे यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। सो प्लीज़ अपना आंसर मार्क कर दीजिए। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ 1 and 2। अब नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी का जो कॉन्सेप्ट है ये आता है कि आप नाइट्रोजन दे रहे हो प्लांट्स को इन दी फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है। लेकिन माना जाता है कि बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ दीज फर्टिलाइजर्स इज एक्चुअली अब्जॉर्ब्ड एंड यूज्ड बाय द प्लांट, ठीक है। बहुत ही कम परसेंटेज अब्जॉर्ब होती है और यूज़ करता है प्लांट, बाकी इन्वायरमेंट में रह जाती है, जिस वजह से इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स होते हैं, हेल्थ इफ़ेक्ट्स होते हैं। और अगर नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी ज़्यादा है, उसका मतलब है कि नाइट्रोजन जो प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा है और जो इन्वायरमेंट में जा रही है, जो वेस्ट हो रही है, वो कम है। सो ऑब्वियसली अ हायर नंबर विल डोनेट लो वेस्टेज। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अभी एक बार और इसको देख लेते हैं। सो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी इज द फ्रैक्शन ऑफ अप्लाइड नाइट्रोजन जो कि प्लांट्स यूज करते हैं और अब्जॉर्ब करते हैं। हमें प्लांट्स की एबिलिटी टू यूटिलाइज नाइट्रोजन को इम्प्रूव करना है ताकि जो वेस्टेज है वो कम हो और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम बढ़े। लाइक आई सेड, अगर एफिशिएंसी ज़्यादा है, नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी मतलब वेस्टेज कम है, मतलब प्लांट जितनी भी हम उसे नाइट्रोजन दे रहे हैं उसका ज़्यादा परसेंटेज यूज़ कर रहा है। अब बेसिकली क्या होता है कि फार्मर्स दे आर नॉट वेल वर्स्ड विद सच कॉन्सेप्ट्स। तो जब एफिशिएंसी डिक्लाइन पे होती है ना, कि प्लांट्स इतनी ज़्यादा नाइट्रोजन यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, मोस्टली जो है वो वेस्ट हो रही है। अब अगर प्लांट ज़्यादा नाइट्रोजन यूज़ नहीं कर रहे तो आपको दिखेगा कि नाइट्रोजन तो बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के लिए, तो स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है और भी बहुत सारे इल इफेक्ट्स आते हैं प्लांट्स में। तो अब नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी ऑलरेडी कम है क्योंकि प्लांट तो यूज़ नहीं कर पा रहा, कुछ भी कारण हो सकता है। तो फार्मर्स क्या करते हैं, और फर्टिलाइजर्स डाल देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम और फर्टिलाइजर्स डालेंगे तो प्लांट्स की जो ईल्ड है वो बढ़ जाएगी, है ना, उनको नाइट्रोजन चला जाएगा। लेकिन जो नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी है, जब तक आप उसे नहीं बढ़ाओगे, आप प्लांट में कुछ चेंजेस नहीं करोगे, मे बी उनके जेनेटिक मेकअप पे, तब तक प्लांट्स यूज़ नहीं कर पाएंगे। और जो आप एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र भी डाल रहे हो वो इन्वायरमेंट में एज वेस्ट ही जाएगा और आपकी एफिशिएंसी और ज़्यादा डिक्लाइन हो जाएगी, विच विल फर्दर वर्सन द नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी।
अब ना ऐसा माना जाता है कि एफिशिएंसी ना सीजनल कंडीशंस, कोई क्रॉप डिजीज़ हो गया, ठीक है, कभी कभी नाइट्रोजन लीचिंग हो जाती है सॉइल से, या इमोबिलाइजेशन हो जाती है नाइट्रोजन की ऑर्गेनिक फॉर्म में, मतलब प्लांट्स तो नहीं यूज़ कर पाते ना, प्लांट्स तो अमोनिया एक्सेट्रा की फॉर्म में यूज़ कर पाते हैं या H+ की फॉर्म में यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। अब देखो क्रॉप्स ना नॉर्मली 30% ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जो हम अप्लाई करते हैं सिर्फ उसका 30% ही यूज़ करते हैं, बाकी सब इन्वायरमेंट में चला जाता है, हार्मिंग हेल्थ एंड एडिंग टू द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। क्योंकि एग्रीकल्चर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 70% ऑफ N2O emissions इन इंडिया। N2O वी ऑल नो इज़ अ वेरी पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, और ये जो एटमोसफेयर में चला गया नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स से, ये N2O में कन्वर्ट हो जाता है। अब फर्टिलाइज़र्स जो 77% इस जो N2O है ना, इसमें 77% ऑफ N2O इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय फर्टिलाइजर्स, जिसमें यूरिया है, ठीक है। अब N2O इज़ 300 टाइम्स मोर पोटेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये और ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। एंड इट हैज़ ऑल्सो रिमेन N2O है उसने मीथेन को भी रिप्लेस कर दिया है एज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इन द लास्ट 15 ईयर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। अब देखो सीरियल्स जो हैं वो 69% ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स को कंज्यूम करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा राइस को फर्टिलाइजर्स दिए जाते हैं विथ 37%, फॉलोड बाय वीट विच इज़ 24%। अब ये कुछ फैक्ट्स हैं, अगर आप याद कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो जस्ट एक बार आइडिया हो जाएगा। उसके बाद फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया दे इमिट अमोनिया। अमोनिया पार्टिकुलेट मैटर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, PM2.5 का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है अमोनिया। और वी ऑल नो PM2.5 के क्या इल इफेक्ट्स है, लंग्स में चला जाता है, इवन आर्ट में चला जाता है और प्रॉब्लम्स कॉज करता है। उसके बाद ये तो क्या ह्यूमन हेल्थ को तो इफेक्ट करते ही हैं, वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं, एल्गल ब्लूम्स जिसको हम यूट्रोफिकेशन भी कहते हैं, है ना, वो कॉज करते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, ठीक है। सो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। एंड इंडिया इज इमर्जिंग एज वन ऑफ द ग्लोबल हॉट स्पॉट्स ऑफ नाइट्रोजन पोल्यूशन ऑफ वाटर एंड एयर इन द वर्ल्ड। इंडियन गवर्नमेंट ने इसको ठीक करने के लिए यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन भी पायलट किया था ऑन सस्टेनेबल नाइट्रोजन मैनेजमेंट। और अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इंडियन बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने ना कुछ जीन्स आइडेंटिफाई किए हैं जिससे कि हम राइस में, क्योंकि इट इज़ द मेजर कंज्यूमर ऑफ फर्टिलाइजर्स है ना, तो उनमें हम कुछ चेंजेस कर दें राइस के जीन्स में, ताकि वो जो नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए और हम फर्टिलाइजर्स को बेटर यूज़ कर पाएँ, जिससे कि नाइट्रोजनस पोल्यूशन कम हो जाए। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ग्रीन वॉशिंग। अब आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो दी गई है एक्यूरेटली डिफाइन करती है ग्रीन वॉशिंग को। यूज़ ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली ग्रीन प्रोडक्ट्स फॉर वाइट वॉश, प्रोसेस ऑफ लैंड रिक्लेमेशन अंडर द एजेस ऑफ UN डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन जो रिसेंटली अभी डिक्लेयर की गई है, when green marketing is deceptively used to persuade the public that an organization products aims and policies are environmentally friendly, none of the above, ठीक है। सो ये 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है ग्रीन वॉशिंग इनमें से कौन सा है। अगर आपने नहीं भी सुना इसके बारे में, नहीं भी पढ़ा, सो जस्ट मेक अ गैस, ट्राई टू मेक अ गैस, ठीक है। सो आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज़ सी। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, जब जो कंपनीज़ हैं वो अपना PR यूज़ करते हैं, अपना मार्केटिंग यूज़ करते हैं डिसेप्टिवली लोगों को बताने के लिए कि जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हैं। और ऐसा माना जाता है ये आजकल बहुत बढ़ गया है। जैसे ना ये 1986 में जे वेस्टरवर्ल्ड ने ये टीम दी थी। इट इज़ मॉडल्ड ऑन वाइट वॉश, आई वॉश, ग्रीन शीन, ठीक है। उन्होंने बेसिकली वो कहीं गए होंगे घूमने, तो उन्होंने देखा कि होटल जो इंडस्ट्री है ना, उन्होंने हर जगह प्लैकार्ड्स लगाए हुए हैं कि आप जो टाल्स हैं ना उनको रीयूज़ करें, ठीक है, ताकि हम इन्वायरमेंट को बचा सकें। लेकिन बाद में ऐसा पता चला कि दे आर डूइंग एवरी अदर थिंग टू प्रमोट टूरिज्म, टू डैमेज द इन्वायरमेंट। तो उन्हें लगा ये तो क्या ही अजीब सा वाइट वॉश है ना। तो उन्होंने ये टर्म दी ग्रीन वॉशिंग। तो ये ग्रीन वॉशिंग आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जब प्रोड्यूसर्स ना या जो प्रोजेक्ट
है प्रोजेक्ट के जो ऑब्जेक्ट्स है वो सिर्फ इसीलिए ग्रीन डिक्लेयर किए जाते हैं ताकि प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ किया जाए। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, बॉटल्ड वाटर कंपनीज कहती हैं कि आप प्लास्टिक बॉटल्स को यूज़ करो और हम उनको रिसाइकिल करेंगे, बट ऐसा देखा गया है कि रिसाइकलिंग कभी होती नहीं है। और आजकल बहुत ज़्यादा कलेक्टिव सेंस ऑफ गिल्ट है कि हम अपनी प्लानट के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, लोग कर नहीं रहे हैं, तो वो और ज़्यादा ग्रीन वॉशिंग के उसमें इजीली आ जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है पहले तो बहुत ज़्यादा रैम्पेंट था ग्रीन वॉशिंग का जो कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट एक और आर्टिकल में एक और एग्जाम्पल दिया हुआ था कि जब यूएसए में न्यूक्लियर प्लांट्स को पॉपुलराइज करने के लिए उन्होंने एड्स बनाई और उन्होंने बताया कि न्यूक्लियर जो पावर एनर्जी है वो कैसे कॉस्ट आपकी कम कर देगी, कैसे वो पोल्यूशन कम कर देगी, एयर पोल्यूशन जो कोल वगैरह से होता है उसको कम कर देगी, है ना। बट उन्होंने जो न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट होता है उसकी बात ही नहीं कही, है ना, तो उसकी भी तो बात होनी चाहिए। तो इस तरह से दिस इज़ व्हाट ग्रीन वॉशिंग इज़। अब यू माइट गेट अ क्वेश्चन ऑन ग्रीन वॉशिंग इन योर प्रीलिम्स, तो आपको पता होना चाहिए इस कॉन्सेप्ट के बारे में, राइट। फाइनली द लास्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग लम्पी स्किन डिजीज़। ये अभी देखा गया है बिहार में। सो इसके बारे में दो स्टेटमेंट्स हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया, इट इज़ कॉमनली फाउंड इन कैटल। Which of the following statements is are correct? One only, two only, both, neither. So you can mark your answer. So it is the correct answer is two only, क्योंकि ये वायरस कॉज करता है, बैक्टीरिया कॉज नहीं करता, बट हाँ कैटल में कॉमनली देखा गया है। तो ये अगर आप देखोगे ये लम्प्स बने हुए हैं स्किन पे, सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ नोन एज लम्पी स्किन डिजीज़. It is an infectious disease in cattle caused by a virus. पॉक्स विरिडी फैमिली का है, नीटलिंग वायरस भी कहा जाता है। इसमें ना फीवर होता है, ठीक है, उसके अलावा लिम्फ नोड्स इलाज हो जाते हैं बॉडी में और मल्टीपल नोड्यूल्स दिखने लग जाते हैं स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में, ठीक है। अब इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ये है कि परमानेंट डैमेज हो जाता है कैटल को, उनकी स्किन परमानेंटली डैमेज हो जाती है, तो उनकी हाइट की कमर्शियल वैल्यू ख़त्म हो जाती है। देन क्रॉनिक डेबिलिटी, रिड्यूस्ड मिल्क प्रोडक्शन, ऑल ऑफ दैट इज़ ऑल्सो देयर। अब ये होता कहाँ पे है, किन जगहों पे, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वाटर बॉडीज़ के पास होता है, वेट समर मंथ्स में होता है, लेकिन हाँ ड्राई सीजन में भी हो सकता है, लेकिन कॉमनली इन टाइम्स में ज़्यादा देखा जाता है। उसके बाद ना फैलते कैसे हैं एक कैटल से दूसरे कैटल में विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। इसमें ना मॉस्किटोज, फ्लाइज, बहुत तरह के वेक्टर्स हैं। जैसे आपने देखा होगा मलेरिया में तो सिर्फ फीमेल एनोफिलिस ही वेक्टर है, लेकिन इसमें बहुत तरह के वेक्टर्स हैं, ठीक है। मॉस्किटोज भी हैं, फ्लाई, डिफरेंट मॉस्किटोज डिफरेंट फ्लाइज हैं, ऐसे एक कोई वेक्टर नहीं है। उसके बाद बिहार गवर्नमेंट ने अभी एक अलर्ट साउंड किया था अबाउट द लाइकली स्प्रेड ऑफ लम्पी स्किन disease which is responsible for prolonged morbidity in cattle and buffalo, so that is why it was in news. तो आजकल diseases क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आपको आई थिंक सारे जितने भी ऐसे डिजीज़ आते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। ह्यूमंस को एज सच कोई खतरा नहीं है इनसे, राइट। सो दिस वाज रिगार्डिंग टुडेज सेशन ऑफ प्रीमिक्स। आई होप इट हेल्प यू इन वन वे और द अदर। सो प्लीज़ अपना स्कोर मेंशन ज़रूर करें। एंड अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इज़ दैट जो हमारा बैच 3 है PCM का, उसकी इनरोलमेंट्स इस वीक बंद हो जाएंगी। सो प्लीज़ अगर आप इनरोल करना चाहते हैं PCM में या ऑप्शनल सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और एसए में, तो यू कैन इनरोल। अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इट इज़ अ टोल फ्री नंबर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।